है वो भी एक एक करके हम आपको दिखाते चलते हैं और ये बताते चलते हैं किन राज्यों में कब। तो अब वो वक्त है जब आपको कलम और कागज निकाल लेना है ये जानने के लिए कि कहां पर आपको वोटिंग करनी है और कितने जगहों पर कब कौन से फेज में वोटिंग होगी। आपको बता दें फेज 1 में जिन राज्यों में वोटिंग होने वाली है उसमें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैप दिखाया गया है उसमें तमिलनाडु दिख रहा है। तमिलनाडु में वोट होगी। कुछ जगहों पर आप देखेंगे उस वक्त राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में वोटिंग हो रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हो रही है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है जिसमें अरुणाचल प्रदेश असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा से लेकर ये तमाम राज्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में हम नंबर्स आपके सामने रखेंगे स्टेट वाइज तरीके से जिससे आप समझ पाएंगे। तो तमिलनाडु में अगर आप हैं तो फेज 1 में वोटिंग होगी। राजस्थान के कई हिस्सों में जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर पूरी वोटिंग होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप दूसरे फेज में आ जाइए तो दूसरे फेज की भी तस्वीर जो राजस्थान की बची हुई सीटें हैं वो दूसरे फेज में जब आप 26 अप्रैल को वोट करेंगे तो राजस्थान में वो जगहों पर वोटिंग हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं केरल में सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। इसी के साथ साथ अभी मैप का कुछ हिस्सा आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होगा जिसमें पूर्वोत्तर के जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें भी सेकेंड फेज में वोटिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकेंड फेज का आपने देख लिया। अब तीसरे फेज में जब आप आते हैं तो चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश के बचे हुए हिस्से हो, मध्य प्रदेश का एक पूरा हिस्सा जो आगे का है ग्वालियर वगैरह का वो सब कवर हो रहा है। यूपी के कुछ हिस्से हैं, इन तमाम जगहों पर वोटिंग हो जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी 19 अप्रैल से पिछली बार की तारीखों से मामला आगे बढ़ा है अगर हम देखें। अच्छा आपके साथ एक मेहमान है राजनीतिक चुनावी तारीखों पर उनकी पहली प्रतिक्रिया लीजिए तारिक अनवर की। बिल्कुल अंजना, देखिए 7 फेज में आपने जैसे कि बताया कि वोटिंग है और इस पूरे फेज में और नतीजों के दिन जनता जो है वही अंपायर होती है, वही होती है जज। तारिक अनवर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बिहार के चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में आखिरी फेज में चुनाव होना है। तारिक साहब 7 फेज में चुनाव, क्या कहना है, एडवांटेज किसको होगा और जीत किसकी होगी? देखिए अभी तो कहना मुश्किल है लेकिन बिहार में हमेशा 5 फेज 7 फेजेस में चुनाव होते रहे हैं तो वहाँ के लोग आदी हैं। अगर 5 फेजेस में भी होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि लोगों में कोई बेचैनी होगी। और 5 फेज में नहीं हो रहा है, एक ही फेज में हो रहा है आपके वहाँ? नहीं, अगर एक दिन हो रहा है, एक दिन हो रहा है जी। अगर एक दिन सभी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 40 हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र है अगर वो एक साथ हो रहा है तो मुझे आश्चर्य इसलिए है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो डिस्टर्ब इलाके माने जाते हैं और हमेशा उनका चुनाव अलग से होता रहा है। अब इसमें क्या रणनीति है इलेक्शन आयोग की हम नहीं कह सकते लेकिन बिहार में कभी भी एक फेज में चुनाव नहीं हुआ है। तो ये एडवांटेज किसको होगा? और नफरत, हेट स्पीचेस से लेके तमाम मिस इन्फॉर्मेशन पे नकेल कसने की भी बात कर रहे हैं चुनाव आयोग। बिल्कुल मौसमी आप उनसे बात करते रहिए। बाद में भी जो कह रहे हैं वो हम लोग दिखाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी अब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय उपाध्याय यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ स्वयं। लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोल रहे हैं, सुनिए। Parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सबको सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है, ये थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है
कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। Next, sir. We'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is gentleman. तो ईवीएम की कहानी, ईवीएम का फसाना, उन्होंने ईवीएम की जुबानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अधूरी हसरतों का सारा दोष हम पे ना मढ़ा जाए। बहरहाल राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजीव रंजन जी